तो कोई अगर देख रहा है और प्रेप लैडर ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे मैंने पढ़ा था, डोंट मेक द सेम मिस्टेक विच आई ली भाई, प्लीज ले लो। बहुत बढ़िया किताब है, बहुत एकदम बहुत बढ़िया किताब है। मतलब क्या बताऊं कि वो सब में चलेगी। वो है रिवीजन, जितने रिवीजन करोगे वो सब्जेक्ट उतना अच्छा लगेगा, उसमें उतना अच्छा हाथ साफ होगा, उसमें उतने अच्छे एमसीक्यूज क्लियर करोगे। रिवीजन 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 भाई, रिवीजन इज द की। So today we will discuss about FMG एग्ज़ाम और नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में ज्वाइन करने आ रहे हैं डॉक्टर हर्ष भैया। तो बात करेंगे उनसे FMG के बारे में और नेक्स्ट के बारे में। तो भैया मैं पूछ रहा था कि आपकी प्रॉपर यानी कि स्ट्रेटेजी क्या रही थी, कैसे आपने स्टार्ट किया और फिर कैसे आप मैं बताता हूँ ना शुरुआत कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा ऐसे निकल गया। ऑब्वियसली भाई जब नई जगह पे जाते हैं यू हैव टू अकस्टम योरसेल्फ टू द न्यू सेटिंग। धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे हम तो पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज है तो थोड़ी थोड़ी रशियन सीखनी पड़ती है और एडजस्ट होना पड़ता है नए क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि इतनी ठंड कभी देखी नहीं होती। तो पहला दूसरा साल तो यूं ही निकल गया था। उसके बाद थर्ड ईयर में जब आए तो लगा कि हाँ थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो मुझे याद है डॉक्टर नजीब की ऐप खरीदी थी मैंने $50 की विद अ फ्रेंड, उससे स्टार्ट किया था। काफी डेडिकेटेड होके मोटिवेटेड होके पढ़ा था भाई। उस टाइम पे आई स्टिल हैव माय नोट्स, बहुत डिटेल में अलग अलग कलर के पेन से नोट्स बनाए थे मैंने। मुझे याद है एकदम। वो भी क्या दिन थे। फिजियोलॉजी अच्छे से किया था उससे मैंने, और न्यूरोनॉट भी बहुत अच्छे से किया था उस टाइम पे। आई स्टिल रिमेम्बर, काफी कंसेप्ट क्लियर थे। बट फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं अगर यही करता जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट ये 19 सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाएंगे मेरे कभी। तो उसके बाद डॉक्टर नजीब करना भी इतना मुझे फ्रूटफुल नहीं लगा। तो थर्ड ईयर के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब मुझे और क्या करना चाहिए। उसके बाद ना मतलब ये एप्स नहीं आई थी तब, प्रेप लैडर और ये मैरो जो अब आ गई हैं, उस टाइम पे नहीं थी। और मुझे हमेशा से ना कोचिंग्स अच्छी नहीं लगती थी। मतलब मुझे लगता था कोचिंग्स में मेरा नहीं हो पाएगा, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि वहां पे फॉरेन जाने से पहले भी जो कोचिंग ली थी नीट के लिए वो भी इतनी फ्रूटफुल नहीं लगी थी मुझे। तो माय आइडिया वाज कि मैं कोचिंग नहीं कर पाऊंगा। तो उस टाइम पे ना बुक्स आती थी पीजी के लिए, उनका नाम होता था रिव्यू बुक्स। तो हाँ मैंने रिव्यू बुक्स खरीदी थी। एनाटॉमी की रिव्यू बुक खरीदी थी, ऑब्स गायनी की खरीदी थी, फार्मा की खरीदी थी। 6-7 सब्जेक्ट की खरीद ली थी मैंने, और उनसे मैंने पढ़ना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। मतलब ऑन एंड ऑफ पढ़ता था, ऑन एंड ऑफ पढ़ता था। करते करते 1-2 साल उसमें भी निकल गए। उसके बाद फिफ्थ ईयर के एंड में मेरे को याद है कि मेरे को पता चला कि वो है प्रेप लैडर आ चुका है, तो मैंने प्रेप लैडर खरीदा था। उसके बाद से फिर जब मैं घर गया था फिफ्थ ईयर के वेकेशंस में, आई ट्राई टू डू ऑल माय वीडियोस, बट वहां पे भी आई मेड अ बिग मिस्टेक। मैंने क्या करा, सिर्फ वीडियोस पढ़ी, उनके नोट्स नहीं पढ़े थे। तो बाय द टाइम आई वाज कंप्लीटेड विद माय वीडियोस, और जब मैं नोट्स पढ़ने गया तो एवरीथिंग वाज फॉरेन टू मी। जब मैंने नोट्स खोले सब कुछ नया था। मैंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो कोई अगर देख रहा है और प्रेप लैडर ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे मैंने पढ़ा था, डोंट मेक द सेम मिस्टेक व्हिच आई डिड। पहले वीडियो पढ़ो, फिर उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन जो होता है नोट्स वो पढ़ो, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे प्रोसीड करो। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, इन दी एंड याद नहीं होगा। यानी वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते रहें या फिर पहले वीडियो देख लें फिर नोट्स बनाएं, ऐसे कुछ कैसे? मैं बताता हूँ। हम्म, जैसे आप मतलब जैसे दो दो टाइप के लोग होते हैं ना। एक होता है जिसने खाली वीडियो पैक लिया है, एक होता है जिसने हाँ वीडियो पैक के साथ साथ नोट्स भी खरीदे हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो जिसने, मैं पहले बताता हूँ, जिसने खाली वीडियो पैक लिया, जिसने खाली वीडियो पैक लिया है तो उसको तो ऑब्वियसली नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो अपना आराम से नोट्स बनाए, लेकिन उसमें इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग यार, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इतना टाइम नहीं हो पाता। हम्म, तो इट्स बेटर कि आप एक बार नोट्स ले लो। उसके बाद जब नोट्स ले लोगे ना तो वीडियो के साथ साथ नोट्स अपने सामने लेके रखो, और टेक अ पेन इन योर हैंड या पेंसिल इन योर हैंड, और जो वो बोलते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन वो भी आप साथ साथ में नोट्स में देखते रहो। तो आपके ब्रेन में मेमोरी होगी ना, मैपिंग होगी प्रॉपर। हाँ तो हाँ हाँ। प्रॉपर मैपिंग से मतलब थिंग्स विल गेट रियली क्लियरर इन योर हेड। और जो वो जहाँ पे वो बोल रहे हैं ना कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टर्म है जिसके बारे में यू डोंट नो, तो वो उसकी हम्म, पूरी पूरी तरह से सर वगैरह इलैबोरेट करते हैं। तो साथ में उसका मीनिंग लिख लो वहीं पे। ठीक है। अच्छा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। उसके बाद द नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट योर न्यू सिलेबस कि भाई अब नेक्स्ट मुझे आगे जाना है, तो एक बार ना उसका एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लो जो नोट्स है, उसके बाद ही गो फॉरवर्ड। अच्छा, यानी हैंड रिटन नोट यूजफुल है या फिर प्रीमेड नोट हमारी प्रिपरेशन करें तो सही हो सकता है हमारी प्रिपरेशन? देखो हैंड रिटन नोट्स
तो जो वो आदमी खुद लिखता है उसकी तो बात ही निराली है, दैट्स बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास बहुत टाइम है, जो जैसे फॉर एग्जांपल जो थर्ड ईयर में है, जो फोर्थ ईयर हाँ में है, सेकंड ईयर में है, जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम ही 6 महीना है पढ़ने के लिए या 1 साल है पढ़ने के लिए, उनके लिए मैं कहूंगा कि हैंड रिटन नोट्स मत लिखो, कहीं से नोट्स खरीद लो, क्योंकि इतना टाइम आप लगाओगे ना लिखने में, फिर आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट, समझ रहे हो? इट्स लाइक दैट। तो आपने प्रीमियर नोट्स यूज किए थे, हैंड रिटन नोट्स आपके नहीं बनाए आपने? मैंने नहीं, मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने जो ऑलरेडी नोट्स आए थे उन्हीं में से पढ़ा था मैंने। हाँ। अच्छा, तो आपने उसको यूज कैसे किया, यानी कि वीडियो के बाद अब से, यानी कि वीडियो के साथ साथ देखते रहते थे? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने गलती करी ना, मेरी गलती से औरों को सीख मिलनी चाहिए कि भाई ऐसे मत करना। हाँ। पहले वीडियो मत देखो पूरी, पहले वीडियो के साथ साथ नोट्स भी पढ़ो प्लीज, है ना? तो हम्म। ये मैं कहूंगा कि ये मेरी गलती थी, उससे मुझे काफी नुकसान हुआ, बट वही है। यानी नोट्स आप पढ़ते तो वो क्लियर होते रहते हैं, कि यानी कि कोई ऐसे रहता नहीं डाउट जो साथ साथ चलता रहता है, यानी कि नोट्स साथ में साथ हम चलना चाहिए, एक्स्ट्रा साथ पॉइंट भी साथ। लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम साइड में लिख सकते हैं वैसे उसमें हाँ हाँ हाँ, नोट में। एक्स्ट्रा पॉइंट्स और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस खुद से, मतलब थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर स्टार मार्क कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना? तो इट हाँ विल हेल्प हाँ। यू। अच्छा, और भैया वो जो एक ओवर होता है ना, प्रोकास्टिनेशन होता है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि हम डिले करते रहते हैं काम को, यानी पढ़ाई में कर रहे हैं और टॉपिक को डिले कर रहे हैं कि यार ये हो नहीं रहा है, इसको छोड़ते हैं अभी, और ऐसे ऐसे करते तो टॉपिक छूट जाते हैं। तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया था, ये बताइए। यार देख, प्रोक्रेस्टिनेशन सबके साथ होता है, हमें किसी का मन नहीं करता कि पढ़ता रहे हमेशा ऑल द टाइम, है ना? हाँ। तो एक पॉइंट ऐसे सैचुरेशन पॉइंट सबकी लाइफ में आता है कि अब और नहीं होगा। तो उसके बाद मैं ये हम्म। कहूंगा, टेक अ डे ऑफ, टेक अ डे ऑफ, कुछ मत करो, छुट्टी करो, मतलब छुट्टी ले लो बीच में यार, है ना? और हाँ। उसके बाद अगर जिसके अंदर होता है ना कि हाँ मुझे करना है, पहली बार में करना है, तो एक गिल्ट रहता है कि भाई मैं आज नहीं पढ़ा, तो अगले दिन वो गिल्ट ही आपकी एक ड्राइविंग पावर होती है। वो गिल्ट ही आपको पुश फॉरवर्ड करेगी कि हाँ ठीक है भाई, कल मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था, आज मुझे थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना है। तो ऐसे हाँ। करते करते ऑन एंड ऑफ, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कंसिस्टेंटली कह देगा कि मैं 8 घंटे डेली पढ़ा, 1 साल तक डेली पढ़ा, ऐसा कोई बंदा नहीं है। सो अपने अंदर की परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो, जो इम्परफेक्शन है ना, उसी में आप ये सोचो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आई एम ऑल्सो इम्परफेक्ट, बट माई एफर्ट इज स्ट्रांग, मैं एफर्ट दे रहा हूँ। तो अपनी एफर्ट गेम को स्ट्रांग रखना चाहिए बस। यानी गैप लेना जरूरी है स्टडी के बीच में भी। गैप लेना जरूरी है भाई, क्योंकि गैप गैप जो नहीं लेता, आई डोंट नो कैसे सरवाइव करता है। मतलब मैंने हाँ। तो जो, जैसे मैंने प्रिपेयर किया, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड्स ने प्रिपेयर किया, सबके साथ ऐसा होता है कि भाई हाँ अब और नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा पढ़ लिया, उसके बाद टेक अ डे ऑफ यार, कोई बात नहीं, है ना? टेक अ डे ऑफ। हाँ, तो आप एक, यानी कि एक दिन में कितने घंटे तक आप मैक्सिमम पढ़ लेते थे वैसे, आपकी स्टडी की यानी क्या रूटीन थी? मैं कितना पढ़ता था देख, वैसे मैं कहूंगा कि जो भी इंसान पढ़ता है ना घंटे के हिसाब से, वो कोई पढ़ाई नहीं होती मेरे हिसाब से। एक दिन में तुम्हारा गोल होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आज सोऊंगा, कल कल के लिए मैं पेन एंड पेपर ले लूंगा ऑलरेडी, और मैं लिख लूंगा कि हाँ मेरे कल ये गोल्स हैं, और उसके बाद मेरा एक पॉइंट होता है कि हाँ 75% मेरे गोल्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसमें कितना टाइम लगे आई डोंट नो, 6 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो भी सही है, 8 घंटे में हो रहा है तो भी सही है, 10 में हो रहा है तो भी सही है, बट मैं वो करूंगा पूरी कोशिश करने की, है ना? तो बस वही यानी वही था, कोई घंटे लेके एफर्ट मत लो। टॉपिक क्लियर होने चाहिए, चाहे आप उसको कितने घंटे तक पढ़ते हो, आपके यानी जितनी कैपेसिटी आप पढ़ सकते हो, यानी कि एग्जैक्टली टॉपिक क्लियर। मतलब ऐसे, मतलब तू बता ना, ये कितना ही मतलब समझदार थिंकिंग थोड़ी है कि भाई तू 12 घंटे, तूने एक गोल ले लिया कि भाई आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और आउटपुट तो कुछ दे नहीं पा रहा, मतलब व्हाट इज द हाँ बिग डील इन इट? क्या मतलब, कुछ भी नहीं है ना? हाँ हाँ, ये तो होता है। तो आपने यानी कि अपनी प्रिपरेशन करी थी लास्ट में प्रेप लेटर से, तो हम्म आपने एमसीक्यूज बुक, आपके रिसोर्सेज क्या थे एमसीक्यू बुक के और क्यू बैंक के रिसोर्सेज क्या थे आपके? मेरे रिसोर्सेस, मेरा ओनली रिसोर्स वैसे तो प्रेपलैडर ही था, बट व्हाट हैपेंड वाज आई ट्राइड टू डू एमसीक्यूज फ्रॉम प्रेपलैडर इटसेल्फ, बट दे वर वेरी हार्ड फॉर मी। मतलब आई थॉट दैट such kind of exams won't come in the exam paper. So what I did, I bought MCQ book by Deepak Marwa, which was a really great book. जिसने नहीं ली भाई प्लीज ले लो। बहुत बढ़िया किताब है, ऐसे। बहुत एकदम बहुत बढ़िया किताब है, मतलब क्या बताऊं। उससे फिर मतलब मैं एमसीक्यूज करता रहा, मतलब ऐसा था कि मैं कुछ भी प्रिपेयर करता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी सब्जेक्ट पूरा हो गया, मतलब पहले मैं सब्जेक्ट पूरा करता था, जैसे मेरा ऑब्स गाइनी पूरा कंप्लीट है, उसके बाद में वो बुक उठाता था, उसमें मैं देखता था कितने क्वेश्चंस है, तो एक दिन में मेरा एमसीक्यू का रख लेता था।
एमसीक्यू को रखता था, तो फिर मैं पूरे मतलब जितने भी उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल 400 एमसीक्यूज है, 400 एमसीक्यूज मैं उस दिन में करता था, और मेरी ये रहती थी मतलब मेरा गोल रहता था कि 400 में से मैं इतने कर लूं कि मतलब मेरे 70% सही हो जाए। अगर 70% मैं एमसीक्यू सही कर पा रहा हूं तो मेरी प्रिपरेशन सही लेवल पे जा रही है ना। अगर मैं कम कर पा रहा हूं तो मतलब आई नीड टू वर्क हार्डर, मुझे रिवाइज और करना चाहिए। तो डायरेक्टली इक्वेट हो जाता था, इट यूज टू इक्वेट लाइक दैट। यानी चैप्टर के बाद एमसीक्यूज करें या फिर पहले पूरा टॉपिक को क्लियर कर लें एकदम, फिर बाद में उसको यानी कि फिर एमसीक्यूज करें उसके? मेरे हिसाब से इंसान को पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। मतलब कोई मेरे से पूछता है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि पहले ना सब्जेक्ट अपना पूरा एकदम क्लियर करो, एक बार पूरा पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, उसी के बाद एमसीक्यू में जाओगे। एमसीक्यू एक तरह की लड़ाई है ना, तो लड़ाई में आप बिना प्रिपरेशन के कैसे जा सकते हो? आप बिना प्रिपरेशन के जाओगे, आपके एमसीक्यू गलत होंगे, आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। डिमोटिवेट नहीं होना एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज आपके अगर अच्छे होंगे ना, आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, मतलब यू विल बी फिल्ड with a sense of confidence, and that confidence is what will drive you in the exam. उनके मिस्टेक से भी हम कुछ सीखते हैं, यानी कि एमसीक्यूज में मिस्टेक हुई तो वो एग्जाम में नहीं हो पाती, फिर जैसे एग्जाम में एग्जैक्टली अगर वो आप मिस्टेक करोगे ना, वो आपको एग्जाम तक याद रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया। वो एग्जाम ये में तो होती है। है mistake, ये होता है। हाँ, वो नहीं होती फिर। तो आपकी यानी कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, कौन सी सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने पीएसएम बहुत बार पढ़ा है मैंने ऑब्स गाइनी बहुत बार पढ़ा है, मैंने डरमा बहुत बार पढ़ा है, मतलब सब्जेक्ट जिसे पढ़ते हैं तो यानी कि ऐसा अच्छा लगता है, यानी कि वो पढ़ते रहो बस उसे। हाँ, ऐसे कोई हाँ, मुझे गायनेकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, मतलब आई एम गुड इन इट, मतलब अच्छी क्या, आई एम गुड इन इट, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बट एग्जाम के टाइम पे ना सबसे ज्यादा गलती मैं उसी में करके आया था आई स्टिल रिमेम्बर। तो गायनेकोलॉजी को पढ़ने का कुछ ऐसा कोई आपको यानी कि टिप्स देना चाहते हो, गायनेकोलॉजी पढ़ने के लिए कुछ ऐसा बताना चाहते हो तो? देख, टिप ऐसी है कि वो सब में चलेगी, वो है रिवीजन। जितने रिवीजन करोगे वो सब्जेक्ट उतना अच्छा लगेगा, उसमें उतना अच्छा हाथ साफ होगा, उसमें उतने अच्छे एमसीक्यूज क्लियर करोगे। रिवीजन 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 भाई, रिवीजन इज द की। हाँ, तो रिवीजन पे 3 बार 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, पढ़ते जाओ, बस यही लाइफ है। हाँ, रिवीजन भी कैसे स्टार्ट करें, यानी कि रिवीजन चैप्टर के बाद यानी कि थोड़े दिनों बाद उसको रिवाइज करें या फिर पहले कंप्लीट कर लें फिर रिवाइज करें? मैं मेरा बताता हूँ, कैसे करें? ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली सबके लिए डिफरेंट है। सब डिफरेंट लेवल्स पे कॉन्फिडेंस रखते हैं ना। मेरे लिए ये था कि पहले मैं पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लूं, मतलब उसमें मतलब मैंने ऐसा ध्यान दिया था कि आई वुड नॉट गो फॉर क्वालिटी, बट पहली बार अगर मैं बस सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा ना, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम डन विद माई सिलेबस। ठीक है, उसके बाद मैंने ना 7-8 सब्जेक्ट वो रख लिए जो मुझे लगा पेपर में बहुत ज्यादा आएंगे। फिर मैंने उन 7-8 सब्जेक्ट का रिवीजन किया बहुत अच्छे से। उसके बाद मुझे लगा मुझे इतना आ गया कि मैं पास हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने कहा कि चलो जो बाकी के सब्जेक्ट है अब मैं इनको धीरे धीरे करता हूँ शुरू। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आई रिवाइज देम 3-4 टाइम्स, और जो लेस इंपॉर्टेंट थे आई रिवाइज देम लाइक ट्वाइस, व्हिच वाज मतलब इनफ फॉर मी। तो दैट्स हाउ आई रिवाइज्ड। सब कुछ कंप्लीट करना ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, यानी कि इट वर्क फॉर मी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट वर्क फॉर मी। बट फॉर सम पीपल उनको ऐसा रहता है कि भाई वो पहले पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, बट जब दोबारा रिवीजन शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि जो पहली बार पढ़ा था वो मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है ना। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनको मैं ये कहूंगा कि आप ब्लॉग्स बना बना के पढ़ लीजिए कि पहले 4 सब्जेक्ट कर लो, फिर चारों का रिवीजन करो, फिर उसके बाद दोबारा 4 पढ़ो, उनका रिवीजन कर लो, फिर दोबारा 4 पढ़ो, मतलब 4 ब्लॉग्स बना के पूरा कंप्लीट कर लो, ऐसा। तो रिवीजन ऐसे करना है। तो उसमें जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं लास्ट में, हम जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में ग्रैंड टेस्ट हो गए, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गए, तो वो किस तरह से हेल्प करेंगे हमारी? मैं बताता हूँ, देख सबसे पहले ये होता है कि ना इंसान के ऊपर टाइम होना चाहिए, है ना। मतलब दीज ऑल थिंग्स, ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये डिपेंड होता है अब ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव। तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो आई गेव ओनली 1 मॉक टेस्ट। उसमें मेरे 153 आए थे, मुझे याद है, मैं पास हो गया था बट वो क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड था प्रेप लैडर का, भाई बहुत हार्ड था। मतलब वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि क्या पूछ रहे हैं मुझसे, वो मैं तुक्के से ही उसमें आ गए थे, मतलब इट वाज बहुत बेकार। तो मैं ये कहूंगा कि ना अगर आपके पास टाइम है तो आप दे दीजिए मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट जितने भी है। मतलब ठीक है, वो आपकी तैयारी को एक बार इवेल्युएट कर देते हैं, और वो हार्ड भी होते हैं, वो हार्ड बनाए भी इसलिए जाते हैं ताकि ना इंसान को थोड़ा खराब लगे एंड वो दोबारा और मेहनत करके और रिवाइज करे, वो बनाए इसलिए जाते हैं। तो अगर किसी के मॉक टेस्ट में कम नंबर भी आ रहे हैं ना, तो इतना घबराना मत,
इट डजंट मैटर। वो एक तरह को आपको बस ये बता रहे हैं कि यू नीड टू रिवाइज मोर, सो इट्स लाइक दैट, टाइम के ऊपर डिपेंड है ये चीज। अच्छा, तो या आपने प्रेपलेटर यानी कि प्रेपलेटर यूज किया है, तो आपने क्या देखा उसमें कि आपने उसको चूज किया मेरो के अलावा? प्रेपलेटर और मेरो में आपने फिर प्रेपलेटर क्यों चूज किया? मैंने तो, मुझे पता नहीं था उस टाइम मैरो है भी यार, सच बताऊं जब मैंने किया था तो प्रेप लैडर बहुत नया था। हाँ, हाँ 5th हाँ। ईयर में लिया था मैंने, तो आई डिड नॉट नो कि मैरो जैसी भी कोई चीज है। बाद में मुझे पता चला हाँ मैरो भी होता है, लेकिन आई नो सम पीपल जिन्होंने मैरो भी ले रखा है इस टाइम पे, एंड दे आर डूइंग वेल। ऐसा नहीं है कि खाली प्रेप लैडर ही अच्छा है, मैरो भी अच्छा है, दोनों ही चीजें अब तो अच्छी हैं, लोग बट करते दोनों हैं। में। हाँ, अब तो लोग बहुत एडवांस हो गए यार, मैं क्या बताऊं, हमारे टाइम में किसी को बच्चे पता ही तो नहीं होता था। अब तो हम्म, लोग एडवांस हो गए हैं, अब तो बहुत बच्चे ऐसे मेरे को कांटेक्ट करते हैं ना, तो बोलते हैं भैया आई हैव टेकन मैरो, व्हाट शुड आई डू विद इट। मैं यही कहता हूँ उनको भी कि जस्ट स्टडी हार्ड, भैया रिवाइज करो जितना, कंटेंट मैटर ही नहीं करता, अभी दोनों ही इतना सेम है। जल्दी स्टार्ट। हाँ, तो क्योंकि अभी नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, तो नेक्स्ट एग्जाम हम्म। में थोड़ा जल्दी हम स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए थोड़े बेनिफिशियल होगा। देखो, मैं ना एक चीज और तो बोलना चाहूंगा कि एवरीवन हु इज फेयरिंग द नेक्स्ट एग्जाम शुड नॉट फेयर इट। ये एग्जाम ना एक वो है, मतलब एक बेंचमार्क है सबके लिए, आप मतलब हम फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, सबके लिए है, जो इंडिया में देंगे उनके लिए भी है। तो जो लोग डर रहे हैं हाँ कि नेक्स्ट एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, भाई एफएमजी से तो बहुत टफ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसी लेवल का आएगा जैसे जो पेपर हमने दिया है ना। हमने भी बहुत अलग टाइप का पेपर दिया है, बिल्कुल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस, उसी टाइप का लास्ट आएगा। ईयर और का। मैंने, हाँ लास्ट ईयर का जो आया था उसी टाइप का आएगा ये वाला पेपर भी। तो घबराओ मत, जो 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 तुम्हारे पास है उसी को ढंग से पढ़ते रहो, इतना कोई पैनिक करने की बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं कि अब तो नेक्स्ट आ गया, अब क्या होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके, यू जस्ट पढ़ो जो है। तो एफ यानी कि एफएमजी एग्जाम के बाद अभी ये नेक्स्ट आएगी, तो नेक्स्ट के लिए कैसे हम अभी प्रिपेयर करें? अभी हम अभी थर्ड ईयर में हैं, तो हाँ, वैसे कैसे पढ़ाई करें कि नेक्स्ट के अंदर भी हम अच्छे स्कोर कर सकें? मैं बताता हूँ, देखो जो थर्ड ईयर में है या जो फर्स्ट ईयर में है या जो सेकेंड ईयर में है, जो इनिशियल फेजेस ऑफ देयर ग्रेजुएशन है, तो मैं सबको ये कहूंगा कि पहले 3 साल होते हैं, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पहले 3 साल जहां पे आप हो वहां को ऑब्जर्व करो, वहां की लाइफ को देखो, वहां की लाइफ जियो, ऐसा कुछ नहीं है, इतना स्ट्रेस में मत रहो। उसके बाद अपना जो बेसिक है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी ढंग से क्या जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मतलब आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, मतलब अगर प्रोनेशन का मतलब है तो आपको पता होना चाहिए प्रोनेट करना क्या होता है, सुपिनेशन का आपको मतलब पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का आपको मतलब टर्म्स जो है, टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप फिजियोलॉजी करो, फिजियोलॉजी में आपको हर ऑर्गन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर में क्या होता है, रेस्पिरेटरी में क्या होता है, किडनी में क्या होता है, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहले 3 साल में मैं ये कहूंगा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद थर्ड ईयर के बाद का टाइम ये है कि ठीक है, हाँ आपको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। आप या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, घर पे आने के बाद जो छुट्टियां होती है गर्मी की, उसमें कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो या कोई ऐप ले लो। दो ही तरीका है, या तो ये कर लो, अगर जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो सेल्फ स्टडी में मैं यही कहूंगा कि सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट अगर कोई ऐप ले लोगे या कोचिंग ले लोगे तो वो इन्वेस्टमेंट मतलब वर्थ इट है, कर लीजिए, मतलब इतना कर लेना चाहिए। हम्म। तो हम्म। भैया आपने एग्जाम दी थी लास्ट ईयर दिसंबर की, तो हम्म। उसमें किस टाइप के एमसीक्यूज और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो और उसको मैं आपने कैसे बताता हूँ अटेम्प्ट किया उसके बारे में? मैं आता हूँ लास्ट टाइम का जो पेपर आया था, मतलब हर बार जो पेपर आता है वो ऐसे ही आता है, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े इजी होते हैं, थोड़े वन लाइनर्स होते हैं, थोड़े टफ होते हैं। तो अब बस फर्क ये हो गया है, जो टफ क्वेश्चंस जो पहले भी आते थे ना, अब वो टफ क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं, वो बहुत बड़े लेंदी क्वेश्चंस हो गए हैं। तो जो क्लिनिकली बेस्ड क्वेश्चंस होगा ना वो होगा 7-8 लाइन का, 7-8 लाइन का जो क्वेश्चन होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें रैंडम थिंग्स होंगी कि यार फीमेल इज देयर, ये 56 ईयर ओल्ड है, मतलब ये उसकी पूरी कहानी दे देंगे, बट बीच में एक लाइन रहेगी विच विल बी द आंसर। वो आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि आप उस लाइन को कब देख पाओगे, है ना। वो आप तभी कर पाओगे व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, ये है। तो उसको आपको जस्ट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। तो जो टफ क्वेश्चंस आते हैं वो इसी लेवल के आते हैं, और जो इजी आते हैं वन लाइनर, वो तो आप कर ही दोगे यूजुअली, मतलब 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 हर कोई उसको कर लेगा जिसको बेसिक आइडिया होगा पेपर मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में, वो कर लेगा। बाकी फर्क ये हुआ है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हो गए हैं। इमेज मतलब वो हमारे लिए अच्छा है, वैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं। कितने इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चन कितने थे यार? मेरे हिसाब से इमेज बेस्ड क्वेश्चन 80, 85, 90 के आसपास थे यार, बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे हर तो सब्जेक्ट में। मतलब इमेजेस,
हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ अगर कोई इंसान इमेज बेस्ड क्वेश्चन ढंग से पढ़ के जा रहा है तो उसके पास बहुत अच्छा चांस है पास होने का। तो लेकिन ये पैटर्न जब से बदला तो लोगों को एक्चुअली पता नहीं था कि अब इतने ज्यादा इमेज बेस्ड आ जाएंगे, तो लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए थे, ये बात होती है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को ढंग से अगर कर लेंगे तो इट्स गुड। मतलब 80 से 90 अगर आ रहे हैं तो अगर आप कर लोगे उनमें से हाँ 80 90 में से 70 भी ले आओगे तो आधी लड़ाई तो जीत ही गए, तो सही है। क्वेश्चन ऐसे हो जाते होंगे। हम्म। सही है। हम्म। तो अटेम्प्ट करने का, क्लिनिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तो ये है कि पूरा क्वेश्चन यानी पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फिर उसके नहीं मैं बाद बताता हूँ एक और क्लिनिकल तरीका होता है। करें। देख क्लिनिकल क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं मैं बताता हूँ कि जब भी कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो जैसे कोई मतलब क्लिनिकल क्वेश्चंस तुम बताओ ना, क्लिनिक का मतलब क्या होता है? क्लिनिकल का मतलब होता है कि इट्स अबाउट अ डिजीज। कोई एनाटॉमी के ऊपर पेशेंट के क्लिनिकल बाद। बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ पेशेंट के बारे में। हम्म, तो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा होंगे डिजीज के ऊपर। अगर ऑप्था होगा तो कैटरैक्ट या ग्लोकोमा पे होगा, है ना? अगर ईएनटी होगा तो ओटाइटिस मीडिया पे होगा, है ना? अगर डर्मा होगा तो किस पे होगा? टीनिया वेर्सिकलर, इन सब चीजों पे होगा। तो सब कुछ हाँ डिजीज पे होगा ब्रो। तो जो भी डिजीज पढ़ रहे हो रीड द साइन एंड सिम्टम्स वेल। कि अगर हाँ कोई कोई भी पेशेंट आ रहा है, कंप्लेन्स उसकी ये है, उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, उसकी आंख में दर्द हो रहा है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी डिजीज पढ़ते होती है ना, पहले साइंस सिम्टम्स, फिर उसके बाद डायग्नोसिस वगैरह हम पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट पढ़ते हैं उसका। तो हम्म, साइंस सिम्टम्स पढ़ना जरूरी है। साइंस सिम्टम्स अगर आप 4 5 बार किसी डिजीज के बारे में पढ़ लोगे ना तो आप क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार देखते ही आप क्लिनिक। बता दोगे कि हाँ ये भाई ओपन एंगल हाँ ग्लॉकोमा है या ये एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है, आप फटाफट बता दोगे वो ये जस्ट। हाँ हाँ, क्लिनिकल हम्म क्वेश्चंस हम्म, को हम्म। देखकर डायग्नोस करना आगे ट्रीटमेंट, और फिर वो आप यानी कर सकते हैं सॉल्व। बहुत इजीली, बहुत इजीली। हाँ, तो अभी हम्म एफएमजी एग्जाम होने वाली है जून 2021। तो हम्म अभी प्लस रहे हैं के एग्जाम के लिए। तो हम्म अभी क्या हम्म प्लानिंग है स्टूडेंट्स जो अभी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एफएमजी एग्जाम जून के लिए? हम्म। तो उनकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको क्लियर करके जाना चाहिए अभी तक, वो कौन कौन से हैं? हम्म। आप। देखो जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के बारे में, ये जो गर्मियों वाला आने वाला है, तो उसको उसका ऑलरेडी एक गोल रहा ही होगा कि भाई इस महीने तक मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तारीख से मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करूंगा। तो मेरे को एज सच उनको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आई नो दैट दे आर वेरी सिंसियर विद देयर हार्ड वर्क और वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर काफी सीरियस है। तो बस मैं उनको यही कहूंगा कि आप अपने रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर आपको लगता है ना कि मान लीजिए अब 2 महीने हैं, 15 अप्रैल तक आपको लगता है कि हाँ 15 अप्रैल तक, मतलब 15 अप्रैल के बाद मेरे को टाइम चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो 15 अप्रैल के बाद कोई नई चीज मत पढ़ना, जो आता है उसको पढ़ो बस। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हो, क्वांटिटी पे। क्वांटिटी शुड नेवर बी योर फोकस, योर फोकस शुड बी क्वालिटी। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा करके जाओगे और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, एग्जाम में आपको याद ही नहीं आएगा, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? यू शुड फोकस ऑन क्वालिटी। जितनी ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो फोकस ऑन क्वालिटी गाइस, जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यानी कि मैक्सिमम पूछी जाती है एफएमजी एग्जाम में, तो कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन कौन से topics हैं जो हमको क्लियर होने चाहिए, यानी कि उनके बारे में तो। मैं बताता हूँ। जो भी वैसे प्रिपरेशन अपनी शुरू करता है, जैसे आप लोग हो अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो आप लोगों के पास एक मेजर आइडिया होता है कि पहले मैं एनाटॉमी पढ़ूंगा, फिर फिजियोलॉजी पढ़ूंगा, फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर फार्मा पैथो पढ़ूंगा। तो ये मतलब एक बेसिक आइडिया आप लोगों के लिए सही है। जो फाइनल ईयर में है अभी इस वक्त, उसको मैं ये नहीं कहूंगा। उसको मैं कहूंगा कि भाई तू उन चीजों पे फोकस कर जो पेपर में ज्यादा आती है। पेपर भरा होता है मेडिसिन से, पेपर भरा होता है सर्जरी से। मेडिसिन सर्जरी 60 नंबर की है, लिखवा लो। हाँ, उसके बाद जो हाई वेटेज का है वो है ऑब्स गाइनी। ऑब्स गाइनी 25 नंबर का आएगा, 25 से 30 का आएगा। पीएसएम पीएसएम 35 मार्क्स का आएगा। ऑप्था ईएनटी 15 15 मार्क्स के आएंगे। डर्मा आएगा, आजकल डर्मा की बहुत हाई वेटेज है, डर्मा आता है 10 नंबर का। रेडियोलॉजी आजकल बहुत आता है। और क्या आता हाँ, है? और माइक्रोबायोलॉजी आता है 10 नंबर का। फार्मा बहुत आता है, फार्मा 20 25 मार्क्स का आता है। तो यानी कि हाँ हाँ, क्लिनिकल सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है वैसे, यानी एफएमजी क्लिनिकल का एग्जाम में। ज्यादा रहता है, लेकिन आजकल यही है जो मेजर जो पहले ज्यादा आते थे, फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी ज्यादा आता था और हम्म, फिजियोलॉजी बहुत आता था, उनकी वेटेज अब कम हो गई है। जो क्लिनिकली होते हैं ना सब्जेक्ट्स, ऑप्था ईएनटी ऑब्स गाइनी पीएसएम, इन पे ज्यादा फोकस है, ये ज्यादा आता है अब। तो ये इन पे ज्यादा फोकस करो, अपने कोर सब्जेक्ट्स बना लो 10 12, उनको अच्छे से पढ़ो, जो बाकी है उनको हल्का हल्का पढ़ लो, पास हो जाओगे। इतना है। अच्छा, बट कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, यानी कि
जो बाहर पढ़ने आते हैं, और हम तो सारे 5 एवरेज साल है तक, भाई। हम सारे हाँ एवरेज ही तो है। तो हाँ वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए क्या प्लानिंग रहनी चाहिए अभी के लिए, जो 5 साल तक मजे करते हैं फिर पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है वैसे होते हैं कई स्टूडेंट, तो हाँ। उनको भी अगर 150 लाने हैं, तो फिर वो हम्म। कैसे प्लानिंग करें अपनी, अभी जो 60 डेज रहे हैं, तो उसमें कैसे प्लानिंग करें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि वो यानी कि 150 ला सकें। जो एवरेज है और जो अभी जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, तो सही है, आपने अभी तक अपना टाइम आई होप अच्छे से गुजारा हो, क्योंकि बाद की जो लाइफ है, जो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी इंटर्नशिप में, भाई टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और आगे 3-4 साल आपको टाइम नहीं मिलने वाला। तो ये टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारो, अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारो, ट्राई टू लिव लाइफ। उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे। और आप ऑब्वियसली यूर अ डॉक्टर नाउ, तो फोकस करो कि या तो कोचिंग ले लो या कोई ऐप ले लो, और बस डिलीजेंटली एफर्ट दो यार। मतलब सोना अपना कम कर दो, और डेली डेली कंसिस्टेंटली खुद को बस ये चीज याद दिला के रखो कि अगर आपका नहीं होगा तो आपके फैमिली वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में। खुद की इज्जत खुद हाँ के हाथ में है भाई। इंसान को हाँ, प्राइडफुल होना चाहिए, वही तो। तो यानी कि अभी, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करके और IBQs कर, यानी कि उनको MCQs प्रैक्टिस करके, यानी कि हम्म। 150 तक ला सकते हैं, यानी कि इन इमेज 60 डेज बेस्ड में। कर लो, इमेज बेस्ड कर लो। और हम्म, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है ना, जो हाई वेटेज के, PSM, ऑब्स गाइनी, ऑप्था, ENT, फोरेंसिक मेडिसिन, ये 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट ढंग से कर लो, और इमेज बेस्ड ढंग से कर लो, तो यू हैव अ चांस। ऐसा नहीं है कि यू विल कंफर्म पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है, बट यू विल हैव अ चांस, है ना। अच्छा। क्या बात है। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, उसके लिए भी बहुत सारे यानी कि अब स्ट्रेटेजी बन रही है कि इंटीग्रेटेड, यानी कि क्वेश्चन आएंगे तो हम्म। इंटीग्रेटेड करो और क्लिनिकल पे ज्यादा फोकस करो। तो हम्म। कैसे पढ़े उसके लिए अभी, यानी कि इंटीग्रेटेड क्या होता है और कैसे पढ़े उसके लिए, इंटीग्रेटेड के बारे में बताइए। देख, इंटीग्रेटेड वही होता है कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस में दो चीज इन्होंने इंटीग्रेट कर दी। फॉर एग्जांपल, अगर ऑप्था का टॉपिक चल रहा होगा, तो उसके अंदर बीच में फार्मा घुसा दिया जाएगा कि हाँ भाई, एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। तो मतलब दो सब्जेक्ट्स को एक करना ही इज इंटीग्रेटिंग, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें बनाई जा रही हैं ताकि बच्चों को थोड़ा कंफर्ट दिया जाए। बट आई थिंक हम्म, पुरानी स्ट्रेटेजी से भी अगर बंदा पढ़ेगा तो भी पास हो जाएगा। इतना कोई घबराने की बात नहीं कि अरे बिल्कुल ही लेवल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार जो मतलब पीजी का अगर, पेपर आया था ना, पीजी का पेपर आया था, जो INI सेट का पेपर आया था, आई सॉ दैट पेपर। उस पेपर में भी ये था, जो हमारे FMG का पेपर था ना, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू इट, बट ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा हार्ड तो होगा ही, क्योंकि पीजी का पेपर है। बट कंपटीशन है। द जो स्कीमिंग थी ना क्वेश्चंस की, इट वाज वेरी सिमिलर। वही उसी टाइप के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, उसी टाइप के क्लिनिकल क्वेश्चंस। तो मतलब अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप जिस पैटर्न से कर रहे हो उसी से करो। और जो थोड़ा बहुत ऐप वगैरह आपको जो बता देते हैं टीचर्स, उस थोड़ा ध्यान दे लो। बट जो बेसिक्स है वो ही है। कोई ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत अलग चीजें हो जाएंगी मेरे साथ। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सब सफर करेंगे, आप अकेले नहीं करोगे, क्योंकि इंडियन बच्चे भी देंगे अभी पेपर। हाँ हाँ हाँ, ये रहता है। हम्म। तो अभी सभी एस्पिरेंट्स के हम्म। लिए जो FMG देने वाले हैं, हम्म। और उसके लिए क्या आप एडवाइस दोगे, क्या यानी कि कैसे अब मोटिवेट, थोड़ा सा मोटिवेशन इनके लिए क्या कर किनके लिए? सकते हैं हम? कौन से बच्चे? जो FMG देने वाले हैं ना अभी जून में, तो जून कुछ में? मोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि यार हमारा इस बार नहीं हो पाएगा, और क्या पता लास्ट FMG हो फिर हम्म। वो ना हो, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, मोटिवेट थोड़ा करो हमें। देख, मैं बताता हूँ। देख, फॉर एग्जांपल, अभी जो पेपर देने वाले हैं वो दो टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिनका अभी तक जो लास्ट में रह गए थे, जिनका नहीं हो पाया। एक है जो बिल्कुल फ्रेश उम्मीदों के साथ जा रहे हैं। तो जो फ्रेश के लिए जा रहे हैं और उनकी तैयारी अच्छी है, तो उनको अपनी तैयारी पे भरोसा होना चाहिए पूरा। ठीक है। ये वो स्टेज है प्रिपरेशन का जिसमें डेली आपके अंदर डाउट्स आएंगे, डेली आपको डिमोटिवेट करने वाली चीजें होंगी, डेली आपके साथ ऐसा लगेगा कि हाँ अरे नहीं हो पाएगा, मेरी तैयारी पूरी नहीं है। बट अगर आपने मेहनत करी है, अगर आप 6-7 महीने से पढ़ रहे हो, तो आप आई एम क्वाइट श्योर आपकी तैयारी अच्छी है। तो उस पर बिल्कुल भी वो मत करो, डाउट मत करो, और अपने ब्रेन पे थोड़ा भरोसा रखो। अपने आप को कम मत मानो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। ये तो एटीट्यूड ही गलत है। अगर पहले ही आपके अंदर आ जाएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू। अगर आपको आप चाहते हो कि योर बॉडी, आपकी बॉडी आपको हेल्प करे, एग्जाम में आपको चीजें याद आ जाए, तो ट्रस्ट इन यू मैन, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। और वो बच्चे जिनका लास्ट बार नहीं हो पाया था बाय एनी रीजन, और जो दोबारा दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड गाइज। मुझे पता है कितना ज्यादा टफ था आपके लिए दोबारा किताबें उठा के दोबारा तैयारी करना पेपर के लिए, हाँ क्योंकि एक बार जब उस रिजल्ट में फेल लिख के आ जाता है ना, तो आई नो हाउ इट फील्स।
मतलब ऐसा लगता है अर्थ शैटरिंग कि लाइफ खत्म, बट लाइफ खत्म नहीं है। अभी हम बहुत यंग हैं और अभी लाइफ कितनी आगे पड़ी है। लाइफ ऐसी चीजों से नहीं रुकती, और आपके अलावा इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब दे आर बिजी विद देयर ओन बिजनेस। तो अपने ऊपर इतना स्ट्रेस लेना बंद करो, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बस आपके हाथ में एफर्ट देना है, जस्ट एफर्ट दो और रिवाइज करो, और कुछ मैटर नहीं करता, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, बस अपना एफर्ट दो गाइस। तो ओवरऑल यानी कि ये है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन इन दोनों पर फोकस रिवीजन, भाई रिवीजन, रिवीजन इज मस्ट यार, रिवीजन इज द की। मैं तो ये कहूंगा कि पूरा रामबाण रिवीजन है जिसका रिवीजन अच्छा वो पास। हाँ, रिवीजन नोट से करें या फिर यानी कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड और वो बनाते हैं ना माइंड मैप्स, उनसे भी हमें हेल्प। तो नोट मैं के बताता हूँ साथ मैंने क्या किया था, मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी। मैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्स गाइनी ले ले, 180 पेजेस के नोट्स होंगे उसके, 180 190 के। सो इट इज वेरी हार्ड कि आप बार बार उन 180 190 पेजेस को रिवाइज करो, है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक रजिस्टर बना लिया था। उस रजिस्टर में मैंने कोशिश करी थी कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को लग रही है ना, मैंने उस रजिस्टर में लिख दिया था कि फॉर एग्जांपल जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा, फॉर एग्जांपल मुझे सर्वाइकल कैंसर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, मैंने सर्वाइकल कैंसर लिखा, एक क्लाउड सा बना लिया, 4-5 एरो डाले, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली, मतलब इन अ गुड वे, ताकि मेरे को याद रहे। ऐसे नहीं कि मतलब अलग अलग पेन से, समझ रहा है ना थोड़ा इसमें लड़कियों की तरह क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को, इसमें कोई शर्म नहीं थोड़ा क्रिएटिवली लिखो। और फॉर एग्जाम्पल या मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट पेज लगता है, मानो कि मेरे को 25 पेज इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, काफी हाई स्टफ है, तो मैंने पूरा 25 मतलब लिख दिया, पेज नंबर 25 इज इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ऐसे करते करते जो 180 पेजेस थे ना, मैंने स्क्वीज करके 30 पेजेस में कर लिया वो। तो मैं फटाफट, मैंने एक ही बार नोट्स पढ़े, और उसके बाद वो जो 25 पेजेस थे ना, मैं उसमें से गो थ्रू करता गया, कोई पेज जो इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है इसमें, वो नोट्स में से दोबारा खोल के देख लिया मैंने। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा मैंने वो कर लिया। बाकी उसके बाद एमसीक्यूज तो है ही, एमसीक्यूज में जस्ट ट्राई टू डू योर एमसीक्यूज। हाँ, फ्लैश कार्ड से और हाईलाइट करने से यानी कि वो नोट हाईलाइट, हाँ हाँ हाँ, इसमें क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को, मतलब अपनी क्रिएटिविटी खुद ढूंढो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना, इसमें जस्ट ट्राई टू डू इट। वो यानी लास्ट में बहुत काम आता है, जब हम पढ़ते हैं तब लगता नहीं है कि हमको ऐसा करना है, बट वो बहुत काम लास्ट में आता बहुत है, काम आता है। बहुत काम आता है। और ये तब करना ज्यादा जरूरी है जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार जब कर रहे हो ना, तो टाइम कंज्यूम भी हो जाता है। एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद आओगे, उसके बाद करना मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जब पहली बार हो तब करो। जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो लगता नहीं है कि यानी कि बहुत ज्यादा लगता है कि यार कौन करेगा ऐसे, हटाओ ऐसे, करते नहीं है। बट शॉर्ट नोट्स और जो हाईलाइटेड होता है वो यानी बाद में काम आता है रिवीजन के लिए। बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। तो भैया इतना ही आपसे डाउट पूछने थे एफएमजी सो मच। और हाँ। आप यानी कि आपका भी यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में कर, यूट्यूब के लिए मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था। ओके, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी, प्रिविलेज्ड, पहले पॉडकास्ट पे बुलाया मुझे थैंक यू। पहला पॉडकास्ट है और सोच रहा था कि अभी और पॉडकास्ट होंगे मेडिकल स्टूडेंट पे भी, और एफएमजी कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो करेंगे अभी। हाँ यार, हाँ, हमारी कम्युनिटी को गाइडेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सब मिसगाइडेड हैं मुझे याद है व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, नो वन वाज देयर टू गाइड मी, मैंने खुद को गाइड किया है। तो बस यही है कि जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत जो भी अगर सीख ले तो इट्स गुड यार, है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू भैया, आप वेलकम ब्रो, एंड करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर हैविंग मी, बाय।